मिल भी सकते हैं अगर जहाँ मिलने की ज़रूरत हो, लेकिन किसी किसी के सुपरविजन में, किसी के साथ। यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे सलमान साहब, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर किसी स्लिपरी बंदे को अवॉइड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है या बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे अक्सर घरों में कोई बहन भाई होते हैं जो साथ जो सिगरेट पी रहे होते हैं या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, या फादर्स होते हैं बहुत से केसेस में जो स्मोक कर रहे होते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उनको मिलना छोड़ दें। एक तो आप उनको बता सकते हैं अपनी बात कि मैंने नशा छोड़ा है रिसेंटली और मुझे इस चीज़ की, हाँ मैं रिकवरी में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि एक तो मेरे सामने स्मोक ना करें। दूसरा, अगर ये कोई फ्रेंड्स हैं, कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ मिलते हुए किसी तीसरी पार्टी को साथ अपने रख लें जो कि आपको बचा लें। जिस तरह अबीब साहब इसमें काफ़ी अच्छी मेरा ख्याल है इनपुट दे सकते हैं। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनको यहाँ एडमिट कराया है, यानी इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सबकी फैमिलीज ने इनको एडमिट कराया, इनके फ्रेंड्स ने करवाया इनको एडमिट, जिसमें इनके दो फ्रेंड्स जो हैं वो स्मोक करते हैं, शायद वो सिगरेट्स पीते हैं। तो ये मुझसे बात कर रहे थे कि मिस मैं उनसे नहीं मिल सकता, फिर मैं उनसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं रिलैप्स हो जाऊँ। वो फ्रेंड्स इनके बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ आते हैं इनकी फैमिली के तौर पर। तो मैंने इन्हें कहा कि हाँ ये भी ठीक है, अगर आप बहुत सेल्फिश होना चाहते हैं अपनी रिकवरी के लिए तो बिल्कुल ठीक है अगर आप उनको अवॉइड करें, लेकिन वो जो एक तीसरे फ्रेंड हैं, आप उनकी मौजूदगी में अगर मिल लेंगे जो स्मोक बिल्कुल नहीं करते, तो हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि वन वे और दी अदर जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं, वो भी इनको यही कहते हैं कि अगर हमसे नहीं मिलना अपनी अर्ली रिकवरी में तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह अपनी रिकवरी के बारे में सोचते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को हमें, कुछ सिचुएशंस को खुद बनाना पड़ता है उस टाइम पर, ताकि हम देख लें कि हमारा बस नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अर्ली रिकवरी में ना बड़ी कच्ची सी रिकवरी होती है ये। इसको जितनी कॉन्क्रीट बेस आप प्रोवाइड कर सकें आपको करनी चाहिए, ताकि रिलैप्स ना हो। डिनाइल की बात कर रहे थे सर, डिनाइल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ, क्योंकि ये इतना इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर जितनी बात की जाए उतना कम है। डिनाइल की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं ट्रीटमेंट में हूँ। यानी शुरू में तो जब भी कोई पेशेंट आते हैं ऑब्वियसली वो डिनाइल में होते हैं, वो उस स्टेट में होते हैं कि उनको एक ऐसी सी कैफियत होती है कि बस मुझे नहीं समझ आ रही। कामरान साहब, ये चीज़ें ना हमारे साथ काम नहीं करती। यानी एक बंदा जो फूड एडिक्ट है ना, आप उसको नहीं कह सकते कि देखो जो आप पाए खाते हो उसके ऊपर इतना ऑयल होता है, वो बड़ी बुरी चीज़ है। आप उसको एवर्जन नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी नज़र से आप देखें तो उसको बड़े पसंद है वो। ये जो इस तरह की, इसको एवर्जन थेरेपी कहते हैं। मतलब एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ अपनी एसोसिएशन नेगेटिव सी बनाना, किसी चीज़ के साथ बुरी सी मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड गंदी सी एसोसिएशन बनाना किसी चीज़ के साथ। लेकिन एवर्जन थेरेपी हर जगह अप्लाई नहीं की जा सकती। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मैं कह सकती हूँ, आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि नशे बहुत गंदी चीज़ होते हैं, लेकिन जो ड्रग्स करते हैं वो नहीं इस बारे में समझते कि ये गंदी चीज़ होती है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन ही डिफरेंट होती है। वो कहते हैं मज़ा आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं चर्च की स्मेल बहुत बुरी है, लेकिन चर्च पीने वालों को हमेशा मैंने चर्च की शान में कसीदे पढ़ते देखा है। वो उसकी स्मेल को भी खुशबू कहते हैं। मैंने बेतहाशा आर्टिकल्स पढ़े हैं इस चीज़ पर, जिस पे उन्होंने ढेरों डिसएग्रीमेंट्स और क्रिटिसिज्म किया हुआ है इन नशों पर, इनके स्ट्रक्चर पर, इनकी नेचर पर। तो अब मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने कुछ ऐसे पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पढ़े हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। अब आप लोग जो कह रहे हैं अपने तजुर्बे से, तो मैं सेफली अज्यूम कर सकती हूँ कि ये आपकी मोहब्बत है नशों के लिए, इसीलिए आप ये कह रहे हैं। अब ये अपना अपना परसेप्शन है ना। देखें, कोई किसी चीज़ को कैसे परसीव करता है, कोई किसी चीज़ को कैसे परसीव करता है। तो ये जो कामरान साहब अभी बात कह रहे थे ना कि ये सोचो कि सिगरेट गंदी चीज़ है, उसका स्मोक बहुत बुरा होता है, उसका आफ्टर टेस्ट बहुत बुरा होता है, बैड माउथ क्रिएट वो करती है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ काम उस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे साथ हमारा तो दिल जुड़ा हुआ है ना इस चीज़ के साथ, हमारा तो दिल आया हुआ है इस चीज़ पे। तो ये वर्जन थेरेपी यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा। हाँ, एक चीज़ है जिसपे मैं सलमान साहब आपको कहूँगी जो शायद आपको हेल्प करे। जो अगली रिमाइंडर्स होते हैं ना, ये बड़ा वज़न रखते हैं। अगली रिमाइंडर्स, अगली 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 रिमाइंडर्स, अगली रिमाइंडर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको उस चीज़ से दूर रखने में। अगली रिमाइंडर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इंटरवेंशन डेटा,
इन्वेंट्री और बेतहाशा ऐसी चीज़ें जो हमारे जहन में हो कि फ़लाँ जगह नशा किया था तो ये हो गया। बात ये है कि जिस वक्त क्रेविंग हो रही हो उस वक्त सोचें, दोहराएं वो जहन में कि ये सारे नुकसानात मुझे दिए हैं इस सिगरेट ने, क्योंकि ये मुझे आगे लेकर जाती है चर्च पर, वो मुझे लेकर जाता है अल्कोहल पर, अल्कोहल लेकर जाती है कोकेन पर, और मैं वापस एंड अप करता हूँ किसी रिहैब में या किसी मिजरेबल सी सिचुएशन में। लेकिन हर दफ़ा मैं सोचता हूँ इस दफ़ा अगर मैंने शुरू की है ना सिगरेट तो मैं कंट्रोल कर सकूँगा। ये वो धोखा है, ये है वो डिनाइल जो आप हमेशा जिसमें फंस जाते हैं कि इस बार मैं कंट्रोल कर लूँगा अपनी सिचुएशन को। जब भी आपको तलब होना शुरू हो, जब भी आपके न्यू नॉर्मल्स बनने लगें अपने दिमाग में कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ या मैं पी सकता हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं है, बड़ी बात नहीं, उसी वक्त सोचना शुरू कर दें कि इसने मुझे डैमेज क्या क्या दिए हैं। और सबसे बड़े अगली रिमाइंडर्स आपके लिए भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में भी रिसेंट वाक़यात हुए हैं कि उन लोगों की क्या ख्वाहिश थी। तो अगर उनको उनकी ज़िंदगी में ये नहीं मिल सका तो अब उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं और अब ये चीज़ें करना शुरू कर दें कि आपने नशों के करीब नहीं जाना, आपने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। सलमान साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ऐसे डर का फिर क्या फ़ायदा कि एक अलग कमरे में अब्बा जी बैठे हुए हैं, एक अलग कमरे में आप नशा करके बैठे हुए हैं और नशा रुक नहीं रहा, ऐसे डर का क्या फ़ायदा? मैं कामरान साहब को हेल्प करने के लिए कह रही हूँ कि ऐसे डर का कामरान साहब कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको किसी की गैर मौजूदगी में भी रोक ना सके। यानी ये तो कोई डर ना हुआ कि वो सामने आ गए तो हमने नशा छोड़ दिया और वो ज़रा नज़र से दूर हुए तो फिर हम करना शुरू हो गए। डर तो हम चाहते ही नहीं है कि रिकवरी में कभी आए, क्योंकि डर से रिकवरी चल ही नहीं सकती। लोगों के इतने बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो खौफ उनको शायद 1-2 दिन, एक डेढ़ हफ्ता रोक ले नशे से, वो वापस नशे पे चले जाते हैं, क्योंकि खौफ आपको कभी भी यानी रिकवरी में नहीं लेकर जाता। आप में से कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके कुछ दोस्तों की ऐसे डेथ होगी नशे में, जी, ओवरडोज से, एक्सीडेंट की वजह से, स्विमिंग में डूब गए या कोई और हादसा हो गया, उन्होंने किसी को मार दिया या किसी ने उनको मार दिया। देखें कितने सारे हैं। फौरी तौर पर तो हुआ होगा कि बस मेरी तौबा, अब मैंने नशा नहीं करना, और 1-2 हफ्तों के लिए बिल्कुल सोबर हो गए होंगे, बिल्कुल हर चीज़ ठीक होना शुरू हो गई होगी खौफ की वजह से। अब खौफ की एक्सपायरी डेट बड़ी छोटी सी होती है, यानी अब अगर खौफ आ गया कि मैंने नहीं नशा करना क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ये हादसा हुआ था, तो 2 हफ्ते के बाद उस खौफ की एक्सपायरी डेट आ जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा और फिर जहन में ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी कि वो तो बेवकूफ़ था, उसने इतना ज़्यादा नशा कर लिया होगा, उसके साथ ये चीज़ होगी। मैं ज़रा सुकून से, मैं ज़रा आराम से करूँगा, लिमिटेड अमाउंट में करूँगा, मैं ज़रा कंट्रोल करके करूँगा, मेरे साथ नहीं ये मसले हो सकते। एहतशाम साहब, विशेष साइकिल में चीज़ें बड़ी जल्दी फंस जाती हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सही तरह पहले समझा ही नहीं होता कि खौफ वो चीज़ नहीं है जो हमें बचा लेगी या जो हमें रोक सकेगी। कौन सी चीज़ रोक सकती है? अगर खौफ नहीं रोक सकती तो अब्दुर्रहमान साहब क्या चीज़ रोक सकती है आपको नशों से? राइट डायरेक्शन में रहना आपको रोक सकता है ख़राबियों की तरफ जाने से। जैसे खौफ से आपने ढेरों दफ़ा कोशिशें की होंगी नशा छोड़ने की, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन आज जब आप स्ट्रक्चर में आ गए तो पहले ही हफ्ते में आपको समझ आ गई होगी कि मैं चाहूँ ना चाहूँ मैं एक स्ट्रक्चर में आ गया हूँ, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं जब मर्जी जाकर नशे कर लूँ, अब मेरा मर्जी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब खौफ, प्यार यानी इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, खौफ, फियर, जो मर्जी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ला लें, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक राइट डायरेक्शन में काम करना नहीं शुरू करेंगे। रिकवरी हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ से रिकवरी हासिल करने के लिए खौफ की वो एक्सपायरी डेट थोड़ी छोटी है ना, यानी चले रमज़ान के 30 रोज़े रख भी लिए अगर बग़ैर नशा किए तो चांद रात को क्या होगा फिर? अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए।
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।